હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઓપન સ્ટડી પોઈન્ટ ઓપન ફોર ઓલ ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. આજે આપણે શીખીશું ધોરણ 8 વિષય હિન્દીનો દ્વિતીય સત્રનો પાઠ 4 કર્મયોગી લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી, એના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોના જવાબની સમજ. સૌ પ્રથમ અભ્યાસના પ્રશ્નોની સમજ મેળવીએ. प्रश्न 1, कथनों का आशय स्पष्ट कीजिए. सवाल 1, शास्त्री जी को निष्काम कर्मयोगी कहना अधिक उचित है. एनो जवाब, शास्त्री जी के लिए कर्म ही ईश्वर था. बिना किसी फल की आशा के वे संपूर्ण भाव से कर्म में लगे रहते थे. जब भी उन्हें अपने कर्म का फल पाने के अवसर मिले, उन्होंने उनकी अपेक्षा की. फल पाने के लालच से उन्होंने कभी कोई काम नहीं किया. शास्त्री जी के इस स्वभाव को देखते हुए उन्हें केवल कर्मयोगी कहना पर्याप्त नहीं है. उन्हें निष्काम कर्मयोगी ही कहना अधिक उचित है. सवाल 2, शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू के अधिक करीब था. जवाब, गांधी जी देश के बहुत बड़े नेता थे, फिर भी उनमें अद्भुत विनम्रता, सादगी और सरलता थी. इन गुणों ने उन्हें अधिक महान और लोकप्रिय बना दिया था. गांधी जी के ये गुण लाल बहादुर शास्त्री में भी था, इसलिए शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू से अधिक करीब था. सवाल 3, शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन श्रम, सेवा, सादगी और समर्पण की अनुपम उदाहरण है. जवाब, शास्त्री जी कर्म को ईश्वर मानकर उसकी पूजा के रूप में श्रम करते थे. देश और समाज की सेवा में ही उन्हें जीवन की सार्थकता लगती थी. उन्हें सादा भोजन और सादा पहनावा ही पसंद था. उन्होंने जो कुछ किया पूरी निष्ठा और लगन से किया. उनकी ये विशेषताएं बहुत कम लोगों में पाई जाती है. प्रश्न 2, अगर महात्मा गांधी आपके स्वप्न में आए तो आप उनसे कौन कौन से प्रश्न पूछेंगे और महात्मा गांधी क्या क्या उत्तर देंगे? सोचिए और बताइए. तो विद्यार्थी मित्रों, अहींया महात्मा गांधी जो तमारा सपनामां आवे तो तमे एने शुं शुं प्रश्न पूछी शको छो અને એનો ગાંધીજી શું શું જવાબ આપશે એ વિચારીને આપણે લખવાનું છે. તો ચાલો લખીએ. अगर महात्मा गांधी मेरे स्वप्न में आए तो मैं उनसे निम्नलिखित प्रश्न पूछूंगा और बापू उनके निम्नलिखित उत्तर देंगे. पहला प्रश्न, बापूजी सत्य क्या है? गांधी जी जवाब देते, जिसका नाश कभी नहीं होता, जो अनंत और सदा भरोसे लायक है, वही सत्य है. मैं पूछता, बापूजी क्या जीवन में पूरी तरह अहिंसक बनना संभव है? गांधी जी कहते, जहाँ तक हो सके वहाँ तक किसी जीव को आघात नहीं पहुँचाना चाहिए. मैं पूछता, बापूजी आपने अपने व्यस्त जीवन में से अपनी आत्मकथा लिखने का समय कैसे निकाला? तभी गांधी जी कहते, मुझे कई बार लंबी लंबी जेल यात्राएं करनी पड़ती थी. उनका उपयोग मैं आत्मकथा लिखने में करता था. आत्मकथा का अधिकांश भाग जेल में ही लिखा गया. प्रश्न 3, संवाद को आगे बढ़ाइए जिसमें कम से कम 8 से 10 प्रश्न और जवाब हो. तब આપણે આગળ વધારશું. रिया, गांधी जी का जन्म कब हुआ था? सुनील बोला, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था. रिया, गांधी जी ने उच्च शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? सुनील, गांधी जी ने इंग्लैंड से उच्च शिक्षा प्राप्त की थी. रिया ने कहा. तभी रिया प्रश्न करती है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका क्यों गए? सुनील, गांधी जी वकील के रूप में एक मुस्लिम व्यापारी का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे. रिया ने पूछा,
दक्षिण अफ्रीका में रहकर गांधी जी ने किसका विरोध किया? सुनील बोला, दक्षिण अफ्रीका में रहकर गांधी जी ने वहां की सरकार के रंगभेद की नीति का विरोध किया। रिया, दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटकर गांधी जी ने क्या किया? सुनील, दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटकर गांधी जी ने यहाँ चल रहे स्वतंत्रता आंदोलन को आगे बढ़ाया। रिया, गांधी जी ने राजनीति में अपना गुरु किसे बनाया? सुनील ने पूछा, गांधी जी ने राजनीति में अपना गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को बनाया। रिया, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कब किया? सुनील, गांधी जी ने सन 1930 में नमक सत्याग्रह किया। रिया, गांधी जी ने चरखे को क्यों महत्व दिया? सुनील, गांधी जी ने देश की गरीबी दूर करने के उद्देश्य से चरखे को महत्व दिया। रिया, सन 1942 में गांधी जी ने कौन सा आंदोलन किया? सुनील कहता है, सन 1942 में गांधी जी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का आंदोलन किया। रिया, गांधी जी की हत्या कब और कहाँ हुई? सुनील कहता है, गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को राजधानी दिल्ली में हुई। रिया, गांधी जी की समाधि कहाँ है? वह किस नाम से प्रसिद्ध है? सुनील ने कहा, गांधी जी की समाधि दिल्ली में है, वह राजघाट के नाम से प्रसिद्ध है। प्रश्न 4, निम्नलिखित परिच्छेद का शुद्ध रूप से अनुलेखन कीजिए। तो अहींया जे फकरो आप्यो छे एने फरीथी सारा अक्षरे लखवानो छे। कोलकाता में हमारा ये घर शांत जगह पर है। हमारे बगीचे की दीवार के उस तरफ एक सकरी सड़क है। यह सकरी सड़क वन प्रातः पर जाकर खत्म होती है। इस सड़क के दोनों ओर मकान है और अधिक यातायात न होने से यह बहुत ही शांत रहती है। सारे दिन इसके आसपास गिलहरियाँ एक दूसरे का पीछा करती है। हमारे आसपास के पेड़ों पर अनेक प्रकार के पक्षी दिखाई पड़ते हैं। सारा दिन हवा में पक्षियों का संगीत तैरता रहता है। હવે આપણે સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોની સમજ મેળવશું। પ્રશ્ન 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सवाल 1, शास्त्री जी ने देश की किस आकांक्षा को पूरा किया? कैसे? जवाब, प्रधानमंत्री के रूप में पंडित नेहरू एक समृद्ध राजनीतिक विरासत छोड़कर गए थे। उनकी मृत्यु के बाद उसे कुशलतापूर्वक संभालकर शास्त्री जी ने देश की आकांक्षा पूरी की। शास्त्री जी का चरित्र निर्मल था। उनमें अद्भुत संकल्प शक्ति थी। राष्ट्र को लाभ पहुंचाना उनके हर कर्म का एकमात्र उद्देश्य रहता था। उनके इन्हीं गुणों के बल पर वे नेहरू जी की विरासत को संभालने और उसे आगे बढ़ाने का कठिन काम पूरा कर सके। सवाल नंबर 2, लाल बहादुर शास्त्री पर गांधी जी के आदर्शों का क्या प्रभाव पड़ा? तो इनो जवाब, लाल बहादुर शास्त्री का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था और उसी में उनकी परवरिश भी हुई। प्रधानमंत्री जैसे ऊंचे पद पर पहुंचने पर भी वे सामान्य ही बने रहे। विनम्रता, सरलता, सादगी और जनसेवा की भावना उनके व्यक्तित्व के अभिन्न अंग बन गई थी। ये सारे गुण महात्मा गांधी के थे, जो शास्त्री जी में अपने आप आ गए थे। गांधी जी की तरह उन्होंने अछूतोद्धार कार्य भी चलाए। इस प्रकार लाल बहादुर शास्त्री पर गांधी जी के आदर्शों का गहरा प्रभाव पड़ा। सवाल 3, शास्त्री जी के संसदीय जीवन की शुरुआत कैसे हुई? शास्त्री जी में कार्य के प्रति गहरी निष्ठा थी। वे मेहनत करने की अदम्य क्षमता भी रखते थे। अपने इन्हीं गुणों के कारण सन 1937 में वे संयुक्त प्रांत की व्यवस्थापिका सभा के लिए निर्वाचित हुए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कई बार वे संसद के लिए चुने गए, परंतु उनके संसदीय जीवन की वास्तविक शुरुआत सन 1937 के निर्वाचन में ही हुई। सवाल नंबर 4,
छात्रों के दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी ने कौन से विचार व्यक्त किए? जवाब, अलीगढ़ विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी ने छात्रों से कहा था कि भविष्य में आप कुछ भी बने, लेकिन सबसे पहले आप इस देश के नागरिक हैं। देश का संविधान आपको कुछ अधिकार देता है, साथ ही आप पर कुछ कर्तव्यों का भार भी डालता है। देश में प्रजातंत्र होने के कारण प्रत्येक नागरिक को निजी स्वतंत्रता भी मिली है। इस स्वतंत्रता का उपयोग हमें समाज के हित में करना चाहिए। इस प्रकार छात्रों के दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी ने संविधान द्वारा नागरिकों का मिली स्वतंत्रता के सदुपयोग के बारे में अपने विचार प्रकट किए हैं। प्रश्न 2, परिच्छेद में रेखांकित शब्दों के अर्थ शब्दकोश में से ढूंढकर उन्हें शब्दकोश के क्रम में लिखिए। અહીંયા જે ફકરો આપ્યો છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, એમાં જે રેખાંકિત કરેલા શબ્દો છે એને શબ્દકોશના ક્રમ પ્રમાણે ગોઠવવાના છે। સૌપ્રથમ આપણે આનું વાંચન કરીએ। विद्यार्थी जीवन को मानव जीवन की रीढ़ की हड्डी कहते तो कोई अतिशयोक्ति न होगी। विद्यार्थी काल में मानव में जो संस्कार पड़ जाते हैं, जीवन भर वही संस्कार अमिट रहते हैं। इसलिए यही काल आधारशिला कहा गया है। यदि यह नींव दृढ़ बन जाती है तो जीवन सुदृढ़ और सुखी बन जाता है। यदि इस काल में बालक कष्ट सहन कर लेता है तो उसे ज्ञान मिलता है, उसका मानसिक विकास होता है। जिस वृक्ष को प्रारंभ से सुंदर सिंचन और खाद्य मिल जाती है, वह पुष्पित एवं पल्लवित होकर संसार को सौरभ देने लगता है। इस प्रकार विद्यार्थी काल में जो बालक श्रम, अनुशासन, संयम एवं नियमन के सांचे में ढल जाते हैं, वह आदर्श विद्यार्थी बनकर सभ्य नागरिक बन जाता है। रीढ़ એટલે કે મેરુદંડ, અમિટ એટલે અટલ, आधारशिला એટલે नींव, खाद जमीन का उपजाऊपन बढ़ाने वाला पदार्थ, पल्लवित विकसित जिसमें पल्लव लगे हो, सौरभ એટલે કે सुगंध, सभ्य એટલે કે शिष्ट। शब्दों के अर्थ का शब्दकोश क्रम। पहलू अटल, जमीन का उपजाऊ बढ़ाने वाला पदार्थ, नींव, मेरुदंड, विकसित, शिष्ट અને सुगंध। प्रश्न 3, इस इकाई से हम लाल बहादुर जी के जीवन में से कौन कौन से सद्गुण ग्रहण कर सकते हैं? जवाब, लाल बहादुर जी छोटे कद के बड़े व्यक्ति थे। उनके जीवन से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपना कर्तव्य निष्काम भाव से करना चाहिए। अपने उद्देश्य के प्रति हमारी दृढ़ आस्था हो, उसे पाने के लिए हमें कर्म में लगे रहना चाहिए तथा उसके प्रति हमारा संपूर्ण आत्मसमर्पण होना चाहिए। हमारे जीवन में श्रम, सेवा, सरलता, विनम्रता और सादगी हो, यह आवश्यक है। हम जो कहें वही करें और अपने राष्ट्र को लाभ पहुंचाने की वृत्ति रखें। इस प्रकार हम शास्त्री जी के जीवन से अनेक सद्गुण ग्रहण कर सकते हैं। प्रश्न 4, एक था शेर, उसे अपनी ताकत पर बड़ा घमंड था। जंगल के प्राणियों ने उसको सबक सिखाने की बात सोची। छोटी चींटी बोली, मैं शेर का घमंड उतार दूंगी। अब आप इस कहानी को आगे बढ़ाइए और बताइए कि चींटी ने शेर का घमंड कैसे उतारा होगा। तो આપણે આ વાર્તાને આગળ લખવાની છે। ચાલો લખીએ। एक था शेर, उसे अपनी ताकत पर बड़ा घमंड था। जंगल के प्राणियों ने उसे सबक सिखाने की बात सोची। छोटी चींटी बोली, मैं शेर का घमंड उतार दूंगी। હવે આપણે અહીંયાથી વાર્તા લખવાની શરૂઆત કરશું। चींटी अपने बिल में गई और वहां से बहुत सी चींटियों को ले आई। शेर जहाँ सो रहा था वहां जाकर सभी चींटियां शेर के शरीर पर चढ़ गई। वे उसके पेट, पीठ और टांगों में बुरी तरह काटने लगे। शेर उन्हें अपने पंजों से मारने की कोशिश करता था, तब वे उसके बालों में छिप जाती थी। थोड़े ही समय में शेर आकुल व्याकुल हो गया। उस चींटी ने उससे कहा, वनराज,
इन चींटियों से परेशान होना आपको शोभा नहीं देता। आपको तो अपनी ताकत पर बहुत घमंड है ना। शेर ने कहा, चींटी बहन, मैंने तुमसे हार मान ली। अब मैं कभी अपनी ताकत पर घमंड नहीं करूँगा। मैं शेर हूँ तो तुमने सवा शेर बनकर दिखा दिया। जंगल के प्राणियों ने खुश होकर चींटी का विजय जुलूस निकाला। आ विडियो निहाळवा बदल आपनो खूब खूब आभार अने ओपन स्टडी पॉइंट चेनल तरफथी विडियो निहाळवा बदल आपनो आभार। आवा बीजा विडियोज निहाळवा माटे अमारी यूट्यूब चेनल ओपन स्टडी पॉइंट अत्यारे ज सब्सक्राइब करो।